मेरे पास 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा का एक फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है। इसके कारण 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। धातु के पृष्ठ का कार्यफलन होगा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक जो फोटोन है किसी एक प्लेट के ऊपर गिरता है और वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है। तो आपको ये बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन की जो वर्क फंक्शन होगा वो कितना होगा। उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, ठीक है, और जो फोटोन आया उसकी एनर्जी हमें पता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो वर्क फंक्शन होगा वो कितना होगा, यानी जो कार्यफलन होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यार ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है वो क्या है, ठीक है। और अपनी रोजाना 5 बजे क्लास मिलती है, यहाँ पर अपन रोज आएंगे, आपसे रूबरू होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले देखते हैं कि यार ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो सबसे पहले यार बात ये आती है कि सब लोगों ने बस ये पढ़ा है कि यार लाइट आती है किसी मेटल सरफेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है, सीधा एंड स्वीट, है ना। तो इतना सा नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या हर किसी एनर्जी के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है? क्या हर कोई फोटोन आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे? क्या किसी भी प्लेट को हम धूप में रख देंगे तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा? तो सब हर जगह अपनी अपनी पॉसिबिलिटीज है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो क्या एक किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या हमारे पास एक ही मेथड है क्या, या फोटो इलेक्ट्रिक के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मेथड है क्या? तो वो बहुत सारी चीजें होती है। तो कनिष्क बायोलॉजी मस्ती, गुड इवनिंग कनिष्क, ठीक है। तो अपन ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि यार ये कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये मान लो ये मेटल सरफेस है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑब्वियसली बात है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो सबसे बाहर वाला जो आउटर सरफेस होता है वहां से निकलते हैं, ठीक है। अब मान लो कुछ एनर्जी की रेडिएशंस यहां पर गिरती है, और ये जो रेडिएशंस होती है इसकी क्वालिटी होनी चाहिए, इसको आपको पता होना चाहिए कि जो रेडिएशन होती है वो उसकी क्वालिटी या उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, ठीक है। आप कमेंट्स कर सकते हैं आंसर को, आपको पता है कि सर इसमें ये वाली प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर ये जो फोटोन आ रहा है या जो रेडिएशन आ रही है जो हमारी प्लेट के ऊपर गिर रही है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है इस सरफेस से, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए। तो सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टीज की होनी चाहिए कि ये इसके पास हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी इसकी जो आवृत्ति होती है वो ज्यादा होनी चाहिए, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होनी चाहिए। यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी की और लो वेवलेंथ की जब रेडिएशन, यानी उच्च आवृत्ति और निम्न तरंग दैर्ध्य की जब जो भी लाइट है, जो रेडिएशन है, अगर इस मेटल सरफेस के ऊपर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। बट इसमें भी शर्त है, हर किसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, हर किसी वेवलेंथ के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चंस हमसे ये भी पूछ लेता है कि अच्छा अभी आप आज अपन कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन लेने वाले हैं कि हमारे पास एक ग्रीन लाइट आती है और ग्रीन लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है, तो बताओ कि जो नीचे ऑप्शंस में दिए हुए हैं उन कौन कौन से कलर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ की जब लाइट किस पे गिरती है, हमारी प्लेट पर गिरती है, ये मेटल प्लेट है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बट हर किसी रेडिएशन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा जब ये रेडिएशंस आती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ऐसे मान लो कि इसमें छोटे छोटे फोटोन्स होते हैं, एनर्जी के क्या होते हैं, पैकेट्स होते हैं, इनकी खुद की अपनी एनर्जी होती है। ये जो फोटोन होते हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो दी जाती है hc/λ से, या आप बोल सकते हो h न्यू से, ठीक है। h न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जो आपके पास रेडिएशन आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है, कौन, न्यू। अब मेरा क्या बोलने का मतलब है, मेरा बोलने का मतलब है कि ये जो फोटोन आ रहा है, ऐसे मान लो यहां पर एक प्लेट रखी हुई है नीचे इस जगह पर, और इसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, मेरा एक फोटोन आ रहा है, ऐसे मान लो बॉल है मेरे हाथों में, वो फोटोन ही है, फोटोन सीधा मैं इसको मारता हूं, जैसे ही वो फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पर गिरता है उससे कॉलिजन होता है और वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से बाहर निकल के चला जाता है। यानी नाजिस गुड इवनिंग। तो क्या हुआ, इसमें फोटोन आया, बॉल फेंकी, बॉल टकराई, इलेक्ट्रॉन बाहर,
ठीक है, बट इतना सिंपल नहीं है। क्या होगा कि जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेगा, जब हमारी बॉल इस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं सकता, इसको एनर्जी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन क्यों बंधा हुआ है, क्योंकि इसके आसपास के जो न्यूक्लियस है इसको खींच के रखे हुए हैं, इसको अट्रैक्ट किए हुए हैं। इसको बाहर निकालने के लिए हमें इसको कुछ इनिशियल स्टेज पर जो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, कि भैया इतनी एनर्जी दे दो कि ये इस अट्रैक्शन को पार कर सके, और वो जो एनर्जी होगी, वो जो मिनिमम एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं अपन वर्क फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं अपन, वर्क फंक्शन, फाई। उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा मान लो रेडिएशन हमने ज्यादा दे दी, हमने मान लो इसको एनर्जी चाहिए थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेरी जो रेडिएशन आई उसकी एनर्जी थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑब्वियसली बात है एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के चांसेस है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा, बच गई कितनी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा हमारे मेटल सरफेस से, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा में चली जाएगी। यानी कहने का क्या मतलब है मेरा, फोटोन आया, इससे इलेक्ट्रॉन से टकराया, इसको जो एनर्जी चाहिए थी वो दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जो एनर्जी बच गई वो इसकी किस में चली गई, काइनेटिक एनर्जी में चली गई। तो स्वीट एंड सिंपल हमारे एनसीईआरटी में यही वाला केस लिया हुआ है। इसके अलावा केसेस भी हो सकते हैं, हो सकता था कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देने पर भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, वैसे केसेस अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लो ई एनर्जी मैंने दी थी उसको, ठीक है, उसमें से आधी एनर्जी तो वर्क फंक्शन ने ले ली, आधी एनर्जी किसने ले ली, काइनेटिक। आधी का मतलब जितनी भी उसको चाहिए थी वो वर्क फंक्शन ने ले ली, बाकी सब किस में चली गई, काइनेटिक एनर्जी में चली गई। तो ये इक्वेशन होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और किसने दी थी, आइंस्टीन ने दी थी। किसने दी थी, आइंस्टीन ने दी थी, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आपको ये वाली इक्वेशन ध्यान में रखनी है। और ऑब्वियसली बात है यहां पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, यानी कि जितनी भी एनर्जी बच गई थी वर्क फंक्शन के अलावा, वो कहां चली गई हमारी, वो चली गई हमारी काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, ये काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। अब जो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि भैया एक प्लेट है, ठीक है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही है, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आ रहा है, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आ रहा है। अब टकरा रहा है यहां पे, अब क्या बोल रहा है कि जो फोटोन जैसे ही इससे टकराता है या इससे जो कॉलिजन करता है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी क्या हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो मेरे से पूछ रहा है कि वर्क फंक्शन बता दो, तो ऑब्वियसली बात है कि 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, इतनी काइनेटिक में चली गई, तो बची भी कहां गई होगी, वो गई है हमारे पास वर्क फंक्शन में। वो कहां चली गई, वर्क फंक्शन में, क्योंकि अपन ने देखा कि जो भी एनर्जी आती है वो कुछ तो वर्क फंक्शन में चली जाती है, जो बच जाती है वो काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। तो यहाँ पे 37.5 तो कहां चली गई, काइनेटिक में चली गई, तो बची हुई कहां चली गई, वर्क फंक्शन में। तो बची हुई तुम बता सकते हो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अपन ऐसे कॉमन सेंस से कर सकते थे, इक्वेशन से करते, कैसे करते भैया, एनर्जी होती है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। ये दे रखा है मुझे 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मुझे निकालना है, ये हो गया 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप ये इक्वेशन आपको फील हुई होगी भैया कैसे हो आई ये इक्वेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आसानी से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझ में आया कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती है। For light having frequency more than threshold frequency, the number of electrons emitted in photoelectric effect experiment is proportional. क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले एक नया वर्ड यहां पर मिला कि सर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सर ये दहली आवृत्ति कहां हो, ये दहली आवृत्ति क्या होती है, ठीक है। कि भाई सर हमको वर्क फंक्शन समझ में आ गया कि कार्यफलन क्या होता है, हमें उसकी जो गतिज ऊर्जा थी यानी काइनेटिक एनर्जी थी वो समझ में आ गया कि वो क्या होता है, बट ये क्या है, तो देखो इसको समझते हैं अपन। मैंने ये बताया आपको, जैसे ये रेडिएशन आती है, ठीक है, ई एनर्जी की आती है, उसमें से कुछ तो वर्क फंक्शन में चली जाती है और कुछ काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो फोटोन होता है ना,
उसकी एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू, या फिर E इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा। न्यू क्या है यहाँ पर, आवृत्ति है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आ रही है। लैम्डा क्या है, किस तरंग दैर्ध्य की या किस वेवलेंथ की आपके पास जो है रेडिएशन आ रही है। तो आपको ये पता करना है कि यार ये दहली आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति तो है, दहली आवृत्ति क्या होती है। दहली आवृत्ति या फिर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है कि जितनी एनर्जी आपको वर्क फंक्शन में अलाउ होती है, मतलब ये वर्क फंक्शन है आपका, ठीक है। अब वर्क फंक्शन की एनर्जी कितनी मान लो, एच एफ मान लो, एच एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मान लो एच न्यू नॉट, ठीक है। मतलब ये वाली जो न्यू नॉट है ना, ये मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कि भैया इतनी फ्रीक्वेंसी तो आपको देनी ही देनी पड़ेगी। ये क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, यानी दहली आवृत्ति कहेंगे। कहने का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि भैया फाई मान लो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतनी एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए देनी पड़ेगी। तो आपने मान लो यहां पर कितना दिया, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी इसको, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा भाई साहब, आपको देनी पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो आपको इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काम नहीं चलेगा। फिर हमने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी करी। अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी ना कि जिसके ऊपर भैया इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जा रहा है उसी को अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उसी को हम दहली आवृत्ति कहेंगे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि दहली आवृत्ति क्या है या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, यानी उस फ्रीक्वेंसी के बराबर जो एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन के बराबर होगी, यानी वर्क फंक्शन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो अपन क्या बोल सकते हैं, वर्क फंक्शन बराबर हो जाएगा एच न्यू नॉट, ठीक है। तो वर्क फंक्शन का आपको एक फॉर्मूला मिल गया एच न्यू नॉट। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब अपन को निकालना क्या था इसमें ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की जो नंबर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, है ना। आपको ये चीज तो समझ में आई होगी, ठीक है। अब जो यहां जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, अब अभी मैंने आपको समझाया कि यार ये मेटल सरफेस है, फोटोन को एज ए बॉल मान लो कि बॉल अपन में इसको मार रहा हूं, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बाहर जा रहा है। अब मेरे से पूछ रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉनों की जो नंबर्स होंगे ना वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो मैं बताओ, मैंने मान लो एनर्जी बढ़ा दी फोटोन की, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा ना काइनेटिक एनर्जी पर, मान लो मैंने एनर्जी बढ़ा दी फोटोन की और ज्यादा एनर्जी देकर मैंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर बॉल को मारा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मान लो बाहर निकल गया, तो क्या इलेक्ट्रॉनों के नंबर बढ़ गए क्या कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि भाई ज्यादा एनर्जी दे दी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा अपना वर्क फंक्शन लेके, बाकी जो बची हुई एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। तो आप फोटोन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी आप उसी से रिलेटेड दे सकते हो, ठीक है, जो एनर्जी मैंने आपको बताई। फिर बोल रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो यार फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या है, मान लो E इक्वल्स टू क्या होता है एच न्यू, एच न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे घटाओगे तो किस पर फर्क पड़ेगा, E पर, यानी एनर्जी पर। तो वही एनर्जी वाला रिलेशन आ गया, तीनों ऑप्शन एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है पहले मैंने 1 बॉल मारी, अब मैं 10 बॉल मारूंगा एक साथ, फिर क्या होगा, है ना, कि मैं तो नंबर ऑफ फोटोन ही बढ़ा दिए, धड़ाधड़ बॉल मार रहा हूं, धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ही बढ़ जाएंगे। यानी कि इस बात पर कोई डिपेंडेंस नहीं है कि आप अगर एनर्जी बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नहीं, आपको फोटोन ज्यादा नहीं पड़ेंगे। आप एग्जांपल ध्यान में रखो, सब याद रहेगा, बाकी जितनी ज्यादा बॉल मारोगे, जितने ज्यादा फोटोन उसके ऊपर दोगे, इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो डी ऑप्शन क्या रहेगा, धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या, द नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट ऑन द मेटल, यानी मेटल के ऊपर जितने ज्यादा फिरेंगे इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा निकलने के चांसेस है। तो क्या हर फोटोन पर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो उसकी भी शर्त नहीं भैया,
इतनी एनर्जी तो मिनिमम होनी चाहिए कि उसको वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी दे सके। अगर वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी दे देगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो किरण का आंसर आ रहा है डी। तो बिल्कुल आंसर डी होगा, क्योंकि आपको पता लग चुका है कि भैया एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बस डिपेंड करेगा कि भैया आप कितने फोटोन उसके ऊपर गिरा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी प्रकाश पुंज के ए के फोटोन की ऊर्जा एक अन्य प्रकाश पुंज बी के फोटोन की ऊर्जा से दोगुनी है, इनके संवेगों का अनुपात क्या होगा। हमें से बोला गया है कि एक दो फोटोन आपके पास, ठीक है, ठीक है, और एक फोटोन की जो एनर्जी है वो दूसरे फोटोन की एनर्जी की डबल है। मान लो आपके पास ए फोटोन की जो एनर्जी है, या ऐसे लिख लो इसको कि आपके पास जो ए फोटोन की जो एनर्जी है वो बी फोटोन की एनर्जी के जस्ट डबल है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये बोला गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके मोमेंटम, इसका जो मोमेंटम होगा उसका रेशो क्या होगा, इसका मोमेंटम का जो रेशो है वो क्या होगा। अब बच्चों के दमादम कमेंट्स आ रहे हैं, आपके कितने नंबर आए बताओ तो सही। किरण कुड़ी किस में, अच्छा कमेंट्स बॉक्स में तुम चेटिंग कर लेते हो, पता चल जाता है कि भाई किसके कितने नंबर आए, कितने दूर कोई कितना दूर बैठा है, मेरे को पता भी नहीं चलता कौन कहां से बात कर रहा है। आपको पता रहता है कि भाई इसने एग्जाम दिया है। चलो मुझे बताना, कमेंट्स बॉक्स में पढ़ता रहूंगा ना। तो आपको ये बताना कि भाई एनर्जी से डबल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनके मोमेंटम का रेशो बताना है, इनके मोमेंटम का रेशो बताना है। किसके मोमेंटम का, इन्हीं दो फोटॉन्स के मोमेंटम का। अब आपको यह पता करना है कि मोमेंटम, जो भी फोटोन है उसके मोमेंटम में और उसकी एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। फोटोन के मोमेंटम और फोटोन की जो एनर्जी होती है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी होती है किसी भी फोटोन के पास वो एज एन काइनेटिक एनर्जी ही होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। और ये बच्चों ध्यान में रखना, इससे इतने क्वेश्चंस बनते हैं ना, आपको मोमेंटम और एनर्जी के बीच में रिलेशंस तो टिप्स पे आना चाहिए कि भैया रिलेशन क्या है दोनों के बीच में। तो मैं रिलेशन आपको डिराइव करवा रहा हूं, डिराइव का इन द सेंस छोटा सा है, इतना सा कॉन्सेप्ट पकड़ो आसानी से हो जाएगा। आपको पता है कि मोमेंटम जो है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ऐसा कर दो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, एज एन काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, तो आपको यहां एम वी जैसा तो कुछ दिख रहा होगा कि यहां पर एम वी की जगह मैं पी पुट कर सकता हूं, लेकिन एक वी रह जाएगा यहां पे। क्या रह जाएगा, यहां पर एक वेलोसिटी का टर्म रह जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो एनर्जी क्या बन जाएगी, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, पी स्क्वायर, बिल्कुल है ना। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर बाय 2m। अब पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2me, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2me। आई होप तो समझ में आया होगा, है ना। क्या बोला, e इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब आपको पता लग गया कि भैया मोमेंटम और एनर्जी में ये रिलेशन होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि एनर्जी जस्ट डबल है उसकी, एनर्जी क्या है, जस्ट डबल। भाई ये जो एनर्जी है वो ईबी की एनर्जी के जस्ट डबल है, और पूछ रहा क्या है, मोमेंटम का रेशो। क्या पूछ रहा है, मोमेंटम का रेशो। तो आपको ये बताना है कि किस रेशो के अंदर इनके मोमेंटम होंगे, ठीक है। तो आई होप तो आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास क्या बोल रहे हैं सर, नीट 410, RUHS 68, एम्स में ऑल इंडिया रैंक 931, कल्याणी। अच्छा किरण आपकी बनी है ये, किरण का आंसर आया है ए, सर आंसर 1/2 होगा, ठीक है। तो मेरे पास आ रहा है नीट में 410, तो 410 में तो शायद कट ऑफ ही क्लियर नहीं, कट ऑफ तो क्लियर हो गई, बट शायद कॉलेज नहीं मिला होगा। अच्छा, क्योंकि इस बार तो कट ऑफ बहुत ज्यादा थी कॉलेजेस की, जो भी कॉलेजेस की कट ऑफ गई है। राजस्थान में तो और ज्यादा थी यार, राजस्थान की एसएमएस की तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जा रही है, 650 के समथिंग अभी कट ऑफ गई है पिछले साल। अब इस साल के एग्जाम देखते हैं, अभी शायद 17 जुलाई अपने आ गई है डेट नीट का, 17 जुलाई को पेपर है अपना नीट का, और शायद फॉर्म भी अभी
स्टार्ट हो जाएंगे 4 या 5 अप्रैल के समथिंग में भी हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आ जाए। तो नीट के एग्जाम की तो डेट आ गई है कि 17 तारीख से अपने एग्जाम शुरू है। ठीक है, तो तैयारी में लग जाओ बच्चों। अभी शायद तुम्हारे पास 3 महीने के समथिंग है, 3 सवा 3 महीने शायद एग्जैक्ट अगर हम बात करें 17 तारीख से, तो आज शायद 1 तारीख हो गई, तो 3 महीने कोई 15 दिन या 16 दिन के समथिंग, कोई सवा 3 महीने के समथिंग आपके पास टाइम बचा है। नीट का पेपर बहुत पास में है आपके पास। ठीक है, तो आपको तैयारी करते रहना चाहिए। और इस बार तो वैसे भी पिछले कोविड के अंदर थोड़ा सा स्टडी में भी मैशअप रहा है बच्चों का, तो हो सकता है। और कई बच्चे तो अभी ऑनलाइन पढ़ रहे थे, सब लोग, हम भी आपके सामने उसी सेशन में आए थे या उसी दिनों में आए थे, तो बहुत अच्छा रहा। और पिछले बार जो मैंने बीएससी नर्सिंग की क्लास ली थी, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला बच्चों का भी, बहुत मजा आया। तो आप लोग तैयारी करते रहिए बच्चों। नीट का 17 तारीख को पेपर है, टाइम बहुत कम बचा है आपके पास। और जो 12th में है वो तो उनका तो बोर्ड का एग्जाम भी देना है। तो खैर जो सीबीएसई वाले हैं उनका तो शायद अब मई के अंदर है पेपर, तो उनको तो शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी, क्योंकि बोर्ड के साथ, लेकिन टेंशन रहती है कि यार बोर्ड भी है, वो है। आरबीएसई वालों के जल्दी खत्म हो जाएंगे, आरबीएसई वाले को शायद 16 तारीख को खत्म हो जाएंगे बोर्ड के पेपर, और सीबीएसई वालों को थोड़े लेट है पेपर। ठीक है, तो उनको में भी हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आई, क्योंकि यार पेपर के टाइम पे थोड़ा ऐसा लगता है कि यार पहले बोर्ड का पेपर क्लियर हो जाए तो फिर वो पेपर हम कर लेंगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन था, तो आंसर आया नहीं मेरे पास अभी कमेंट्स बॉक्स में, एक ही का आंसर आया, मोहित कुमार का ए, किरण का ए आया है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं मिला मुझे। अच्छा, मोहित बोल रहे सर मुझे तो बस आरवीएचएस की गवर्नमेंट। अरे बिल्कुल पक्का यार, तुम लेके जाओगे, मुझे पता है। अब शायद पिछली क्लास में भी तुमने ऐसे कहा था कि सर इस बार नहीं हुआ, अगले बार मैं और तैयारी करूंगा। मुझे याद है मोहित, तुम्हारा कमेंट्स भी याद है और तुम भी याद हो, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बताओ आप तो, कि एनर्जी जस्ट मैंने डबल कर दी है, तो इसके जो मोमेंटम जो होंगे उनका जो रेशो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो चलो मोमेंटम आपको पता लगे कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, E इंटू 2me। ठीक है, 2me, पी स्क्वायर बराबर 2me। तो आपको क्या करना है, जस्ट मोमेंटम निकालना है P अपॉन पीबी से। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा √2em, ये भी √2em हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे जो देखो एनर्जी जो है वो जस्ट डबल है, तो एनर्जी पहले वाले की जगह ए लिखूंगा, दूसरे वाले की जगह बी लिखूंगा, और मास तो दोनों का सेम ही होगा ना। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको अपन काट देंगे, m से m कट जाएगा, जो भी बचेगा एनर्जीज बचेगा, तो 1/√2, 1/2 के वैल्यू आ जाएगी। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक धातु से हरे रंग के प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। अच्छा देखो, मैंने क्वेश्चन ये पहले भी बोला था, मैं जब वो पढ़ा रहा था ना आपको, क्या जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था उस समय बताया था मैंने आपको, कि हर किसी रेडिएशन पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। इतनी एनर्जी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि वो उसको वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी दे सके, है ना। इतनी एनर्जी तो आपको चाहिए कि भैया इतनी वर्क फंक्शन के बराबर हो गई, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो जाएगा अपना। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है। क्या बोल रहा है, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल begins when green light is incident on it। क्या बोल रहा है कि जब ग्रीन लाइट गिरती है किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वहां से जनरेट निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी ग्रीन लाइट उसको इतनी एनर्जी तो प्रोवाइड करवा देती है कि वो उसके वर्क फंक्शन तक पहुंच जाए। वर्क फंक्शन जैसे ही मिला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न रंगों के समूह में से किस समूह के प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है। तो आपसे से पूछ रहा है कि इनमें से ऐसे कौन कौन से कलर का कॉम्बिनेशन है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। अब कई बच्चे तो सोच रहे होंगे सर ये पता नहीं कहां से आ गया, कहां कलर वलर का सिस्टम आ गया, कहां हम एनर्जी पढ़ रहे थे, कहां वो फ्रीक्वेंसी, ये कहां कलर आ गया, हमें तो कोई समझ में नहीं आ रहा, क्या अजीब सा है। तो अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताई कि भैया इतनी फ्रीक्वेंसी तो आपको चाहिए, इससे कम फ्रीक्वेंसी पर तो बात बनेगी ही नहीं, है ना। तो अब देखो आप क्या है, ये जितने भी आपके पास आ रहे हैं कि भैया ग्रीन लाइट के ऊपर हो रहा है, आपको ये बताना है कि किस लाइट पर और हो सकता है। तो आपको विजिबल रीजंस के, अच्छा मेरे पास आंसर आने शुरू हुए हैं। जतिन का आंसर आया ऑप्शन डी, किरण का आंसर आया ऑप्शन डी। तो देखते हैं इनके बच्चों के आंसर सही है क्या। तो देखो ग्रीन लाइट पर हो रहा है, तो आपको पता है विजिबल रीजंस के 7 पार्ट के बारे में, कौन से
विबग्योर के बारे में। आई होप सो ये तो 10th क्लास में पढ़ लिया था यार हमने। अच्छा, तो आपको ये भी पता होगा कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो आपको पता है कि भैया ग्रीन लाइट के ऊपर क्या हो रहा है, इसका आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। ग्रीन लाइट क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब आपको इतना भी पता होगा कि जैसे जैसे ये कलर्स बढ़ते हैं, मतलब रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, किस लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, रेड लाइट की, और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। अब आपको इतना भी पता होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो c/λ होती है, यानी लैम्डा जिसकी ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, जिसकी लैम्डा यानी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बहुत कम होती है। अब आपको पता है, ठीक है, तो अगर इसकी ग्रीन लाइट के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो ऊपर वाले तो भूल जाओ, वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा मिल रही है अपन को, है ना, क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ के ऊपर तो आपको काम हो जाता है। जैसे जैसे वेवलेंथ घटेगी फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती चली जाएगी, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि पता है E बराबर क्या होता है, HF या H न्यू बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ तो हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, क्योंकि कई लोग V से क्या कर देता है, कई लोग V से वोल्टेज समझ लेते हैं कि सर H वोल्टेज लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी हम इसलिए HF लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि यार इससे ऊपर जाऊंगा ना तो फ्रीक्वेंसी घटती चली जाएगी, एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो हो रहा ही ग्रीन लाइट के ऊपर है, उससे कम एनर्जी दोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता ना। तो आपको क्या चाहिए, ऐसी फ्रीक्वेंसी चाहिए, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले, जिसमें एनर्जी और भी ज्यादा मिल जाए यार, भाई इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट हो जाए। तो जैसे जैसे अपन एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो कौन सा कलर, ब्लू कलर, इंडिगो कलर और वायलेट कलर, इनसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, बाकी ऊपर वालों से बिल्कुल नहीं होगा। बाकी ऊपर वालों से क्यों नहीं होगा, मैंने रीजन आपको बताया कि भैया जो फ्रीक्वेंसी है ना वो मैटर करती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी घटती है तो एनर्जी घटती है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस पर हो रहा है तो इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूं मैं ग्रीन वाले को, कि भैया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। अब ऊपर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, है ना। अब आप मिनिमम की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं कर रहे हो तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही नहीं, है ना। तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी अपन बढ़ते हुए रिलीज में जाएंगे तो कौन सी हो जाएगी, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो मेरा आंसर कहां है, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर सही था, जतिन का आंसर सही था, किरण का आंसर सही था और खुशबू का आंसर भी सही था, खुशबू यादव का भी आंसर आया मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,